कास्ट का छौका है। अब उसमें क्राइसिस ये आती है कि अगर आप एक को भी नाराज करेंगे तो दाल फीकी हो जाएगी, या छौके से खाना नहीं खाया जा सकता। नेतृत्व कौन किसका मानेगा? क्या प्रफुल्ल पटेल का नेतृत्व माना जाएगा? क्या सुनेत्रा पवार का नेतृत्व माना जाएगा? क्या सुप्रिया सुले का नेतृत्व माना जाएगा? कौन नेता बनेगा? जवाब देवेंद्र फडणवीस जी। क्या यानी 90% जितना है वो समुदाय का, तब तक बीजेपी की नैया पूरी पार नहीं होती है। वो उसके हिंदुत्व का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा और सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा चलाने वाला सपोर्टर है। ये बहुत ही अलग वोट है। दूसरा वोट जो है दूसरी साइड, वो बीजेपी ने बहुत मुश्किल से कमाया है साहब। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी 3.0 में 27 ओबीसी है, 15 दलित हैं, ये बताया है सबको। 2018 में SC एट्रोसिटीज एक्ट में सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर आया कि पुलिस कंप्लेंट हो और तमाम चीजें, सरकार ने कानून लाके उसको नेगेट किया, गिव अ सिग्नल टू SC। असर देखिए कि 2015 में बिहार में मोहन भागवत का एक कमेंट आया रिजर्वेशन पे, बिहार में बीजेपी धुल गई। 2024 के चुनावों में 400 पार का नारे पे ऑपोजिशन ने नैरेटिव बिल्ड किया कि रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा, बीजेपी से ज्यादा सीटें हार गई महाराष्ट्र। अगर अब कैंटीन कमेंसी हुआ मान लीजिए, लेकिन दिस इज द क्राइसिस द बीजेपी फेसेस। ऐसा लग रहा है जैसे कि दो बड़ी तेज वेग वाली नदियां एक पावर क्रिएट कर रही है पॉइंट ऑफ कंजंक्शन पे जहां मिल रही है, और उसके बीच में इस समय बीजेपी खड़ी है। द बीजेपी के लिए क्राइसिस आसान नहीं है। बीजेपी को ना तो ये हड्डी निगले बनेगी, ना ये निकालते बनेगी। क्यों? क्योंकि जरा सा भी डाइल्यूशन इन रूल्स में हुआ तो उस डाइल्यूशन को दलित और ओबीसी समाज अपने खिलाफ समझेगा। रोज कहते हैं कि साहब मैंने ओबीसी का जो कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया, आप ओबीसी के पेमेंट बने हैं वोट के, लोग ओबीसी और जिनकी संख्या भारी उतनी सत्ता उनमें हिस्सेदारी, ये सब नारे आपके खिलाफ लगा रहे हैं। देयर इज अ स्टार्क रियलिटी बीजेपी इस टाइम पे फेस कर रही है। अपने क्या है कि बीजेपी का एक सवर्ण वोट बैंक जो है वो बहुत ही उसका लॉयल वोट है, मगर जो दलित एमबीसी ईबीसी ओबीसी बीजेपी ने जीता है वो फ्रेजाइल सपोर्ट, उसमें फ्रेजिलिटी है, वो मैरिड टू द बीजेपी नहीं है, और इस कारण से इसको इंटैक्ट रखना मुश्किल है। अब बीजेपी की प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो रूल्स आए, क्या है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये भी कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को चोट पहुंचाने के लिए ब्राह्मण वैसे ही नाराज, टेरिबल ब्यूरोक्रेटिक मेस। अपर कास्ट की जो बात है उसमें भी दम नहीं है, ये बात नहीं कह सकते आप, क्योंकि अगर आप टोटल एनरोलमेंट यूनिवर्सिटीज में देखेंगे तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑल इंडिया डेटा जो आता है एनरोलमेंट का, वो हालांकि 21-22 से आया ही नहीं है, सरकार डेटा आजकल देती नहीं है, तो वो कहता है कि 60% एनरोलमेंट इज ऑफ SC ST OBC, यानी कि जो पूल है कंप्लेनेंट्स का वो एक्सपैंड हो गया। दूसरी बात, जो SC ST पहले 2012 की गाइडलाइन में इंक्लूडेड थे, उनका एक सोशोलॉजिकल एलिमेंट है। जो SC ST होते हैं वो सोशली एग्रेसिव नहीं होते, फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते, और उनमें लीडरशिप का अभाव है, पनप रहा है लेकिन अभाव है। कंपेयर टू दैट 2026 में जब ओबीसी इंक्लूड कर दिए गए तो ओबीसी का जो एनरोलमेंट है, अगर SC ST का 66 लाख और 27 लाख के करीब है, ओबीसी एनरोलमेंट इज 1.63 करोड़ इन द कंट्री, इन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो देश के अंदर है। अब उसका मतलब क्या है कि जो पूल ऑफ कंप्लेनेंट है वो इतना एक्सपैंड हो गया है, और एक ऐसे वर्ग का जो नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, सोशली एग्रेसिव, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और पॉलिटिकली उनके अंदर पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो अच्छी इवॉल्व हुई। अब ऐसे वर्ग को ने सवर्णों को डेफिनेटली ये एक इंप्रेशन दिया है कि हमको डरना चाहिए, जो नए क्लॉसेस आए हैं इससे डिस्क्रिमिनेशन में हम एक्यूज के तौर पे पहले से ही आइडेंटिफाइड कर दिए गए। लेकिन बीजेपी अब इसको किस तरह से रिजॉल्व करेगी? मेरे को जो लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में it might just get put on hold for a very long time। 2012 वाले को यथावत चलने दीजिए और इसको तब तक होल्ड में रखिए जब तक इस पे कोई एक ऐसा व्यू ना निकल आए जो कि एक्सेप्टेबल टू ऑल हो। सोशल साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि तमाम लॉज हैं, रैगिंग लॉज जैसे हैं,
उसमें एक कॉमन ग्राउंड है कि लोग उसमें आपत्ति नहीं कर रहे कि रैगिंग कर रहे हैं तो सजा होगी आपकी। उसमें भी कह सकते थे कि दुरुपयोग हो सकता है, दुरुपयोग तो किसी कानून का हो सकता है, लेकिन वो इस इशू पे, इस मुद्दे पे जहां सवर्ण इतनी एग्रेसिवली खड़ा हो गया है, आप सोचिए कि मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर आप सारे प्रोटेस्ट जो देख रहे हैं उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट दिखेगा। ये बीजेपी का कोर वोटर है, बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहा है यूजीसी मामले पे और जय श्री राम भी बोल रहा है। नाउ दिस इज अ वेरी, किस देश की बात कर रहे हो, आपको क्या भारत के बारे में कुछ पता नहीं है, ये समस्या है। तो इसलिए ये मानना कि कोई बहुत वो चीज हो गई है, ये बात सच्ची नहीं है। सच तो ये है कि ज्यादातर बहस 2012 और 2026 के अंतर को समझे बगैर हो रही है। दोनों में वास्तविक अंतर SC ST OBC वाला नहीं है। वास्तविक अंतर ये है कि 2012 की तुलना में 2026 ने भेदभाव की परिभाषा को संकुचित कर दिया है, लेकिन इस भेदभाव से डील करने का जो संस्थागत मैकेनिज्म है उसको मजबूत कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। अंतर तो वास्तव में यह है, लेकिन दुर्भाग्य से इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। मैं समझता हूं जो वास्तविक खेल है वो राजनैतिक है। सच बात यह है कानूनन बहुत बड़ा अंतर दोनों में नहीं था। सच बात यह है कि ये रेगुलेशन 2012 से बने हुए थे, लागू कतई नहीं हुए थे, जिससे कोई फर्क आज तक पड़ा ही नहीं। जो कुछ होना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ, और कोई इस रेगुलेशन से कोई स्थिति बदलने वाली नहीं थी, क्योंकि कोई पॉलिटिकल जब तक विल नहीं होगी तब तक ऐसा कुछ नहीं होता। इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है राजनीतिक, और वो ये है कि बीजेपी के सामने एक सांप चुकंदर की स्थिति आ गई। बीजेपी का जो वोट बैंक है, इस देश में हम बाकी सब वोट बैंक की चर्चा करते हैं, मुसलमान, यादव, SC सबकी चर्चा करते हैं, लेकिन इस देश का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, यानी कि अपर कास्ट, सवर्ण हिंदू, जो बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक है, उसकी हम चर्चा नहीं करते। बीजेपी का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, बीजेपी के पास अपने उस वोट बैंक को बचाए रखने और बचाने के साथ साथ OBC में विस्तार करने की चुनौती थी। बीजेपी पर जिस मजबूरी, सुप्रीम कोर्ट के कहने से जो मजबूरी बनी और उन्हें जो रेगुलेशन लागू करना पड़ा, उससे बीजेपी को डर था कि उसका अपर कास्ट वोट बैंक जो है वो नाराज हो सकता है। इसलिए बीजेपी इस